अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न टू लीड विद आयशा। आज हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस पेपर 1 का लास्ट पोर्शन यानी कि अप्रोचेस टू पीस स्टार्ट करने लगे हैं और हमने एक मंथ में इंटरनेशनल रिलेशंस पेपर 1 का कोर्स कंप्लीट कर लिया है क्योंकि 3rd ऑफ अप्रैल को हमने स्टार्ट किया था और आज 3rd ऑफ मई है, तो कल इंटरनेशनल रिलेशंस पेपर 1 का कोर्स इंशाल्लाह कंप्लीट हो चुका होगा। तो हम लोग आज जो उसका फर्स्ट पार्ट है डिप्लोमेसी वो स्टार्ट करने लगे। तो देखते हैं कि डिप्लोमेसी क्या होती है। सबसे पहले डिप्लोमेसी की डेफिनेशंस देख लेते हैं। डिप्लोमेसी को सर एर्नेस्ट सैटो ने डिफाइन किया है एज डिप्लोमेसी इज द एप्लीकेशन ऑफ इंटेलिजेंस एंड टैक्ट टू द कंडक्ट ऑफ ऑफिशियल रिलेशंस बिटवीन गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। डिप्लोमेसी क्या है? आप किस तरह से इंटेलिजेंस को, आप किस तरह से टैक्टिक्स को अप्लाई करते हो ताकि आप ऑफिशियल रिलेशंस कंडक्ट कर सको इंडिपेंडेंट स्टेट्स की गवर्नमेंट्स के दरमियान में। दूसरी डेफिनेशन देखते हैं के एम फनेकार की। ये कहते हैं डिप्लोमेसी इज द आर्ट ऑफ फॉरवर्डिंग वंस इंटरेस्ट इन रिलेशन टू अदर कंट्रीज। आप किस तरह से दूसरी कंट्रीज के साथ रिलेशन रखते हुए इन रिलेशन टू अदर कंट्रीज आप किस तरह से अपने इंटरेस्ट को फॉरवर्ड करते हो, आप अपने नेशनल इंटरेस्ट को किस तरह से परस्यू करते हो। तो डिप्लोमेसी के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा मजीद समझ लेते हैं। डिप्लोमेसी अगर हम लोग देखें तो देखें डिप्लोमेसी प्रोवाइड्स अ मींस फॉर अचीविंग म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशंस टू अ कॉमन प्रॉब्लम। अगर हम लोग देखें कहीं पे भी डिप्लोमेसी परस्यू हो रही है, कहीं पे डिप्लोमेसी से काम किया जा रहा है, तो कोई एक कॉमन प्रॉब्लम होता है ना, उसको सॉल्व करने के लिए दो स्टेट्स कोई भी आपस में बातचीत कर रही होती हैं, तो क्या हो रहा होता है, म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशंस सामने आ रहे होते हैं और उन म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशंस की बेस के ऊपर वो कोई डिसीजन ले लेते हैं। तो डिप्लोमेसी बेसिकली यही करवा रही होती है। आगे अगर हम लोग देखें तो डिप्लोमेसी बिल्कुल इसी तरह से जैसे कि फॉरेन पॉलिसी में हमने ये बात पढ़ी थी कि फॉरेन पॉलिसी नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करवाती है, डिप्लोमेसी भी नेशनल इंटरेस्ट की प्रमोशन के लिए ही यूज हो रही होती है और डिप्लोमेसी को गाइड करती है, डिप्लोमेसी को कंडीशन करती है फॉरेन पॉलिसी। जो फॉरेन पॉलिसी होगी उसी के अकॉर्डिंगली डिप्लोमेसी की जा रही होगी, तो डिप्लोमेसी गाइड कर रही होती है फॉरेन पॉलिसी को। और आगे हम लोग देखें तो डिप्लोमेसी ना सिर्फ फ्रेंड्स के साथ कैरी फॉरवर्ड की जा रही होती है बल्कि एनिमी स्टेट्स के साथ भी डिप्लोमेटिकली चलना पड़ रहा होता है। कुछ इस तरह के इश्यूज होते हैं जहां पे आप लोग डिप्लोमेटिकली ऑपरेट करना पड़ता है, डिप्लोमेसी को परस्यू करना पड़ता है। अगर हम लोग ये बात करें कि डिप्लोमेसी को कभी कभार कंफ्यूज किया जाता है फॉरेन पॉलिसी के साथ, तो हम लोग फर्क देख लेते हैं कि डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी में फर्क क्या है। डिप्लोमेसी में कुछ गोल सेट किए जाते हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं, कुछ टैक्टिक्स के जरिए कुछ टैक्टिक्स डिटर्मिन किए जाते हैं कि किस तरह से फॉरेन पॉलिसी को परस्यू किया जाएगा और उसके लिए स्टेट्स क्या करती हैं, स्टेट्स अप्लाई करती हैं या तो सीक्रेट एजेंट्स को या फिर सबवर्जन या फिर वॉर या वायलेंस के जरिए स्टेट्स अपनी फॉरेन पॉलिसी को परस्यू कर रही होती है या फिर डिप्लोमेसी के जरिए। तो फिर डिप्लोमेसी क्या हुई? डिप्लोमेसी एक इंपॉर्टेंट टूल है फॉरेन पॉलिसी का। डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी सेम चीज नहीं है। फॉरेन पॉलिसी गाइड करती है डिप्लोमेसी को और डिप्लोमेसी एक टूल है जिसके जरिए फॉरेन पॉलिसी को नेशनल इंटरेस्ट को परस्यू किया जाता है। दूसरी बात ये कि पास्ट में भी कन्वेंशनली भी फॉरेन पॉलिसी डिक्लेयर्ड हुआ करती थी, ओपन हुआ करती थी, लेकिन डिप्लोमेसी सीक्रेट हुआ करती थी, सीक्रेटली की जाती थी डिप्लोमेसी, जैसे बैक चैनल्स के थ्रू। लेकिन करंटली डिप्लोमेसी भी उतनी सीक्रेट नहीं रही है। जिस तरह से फॉरेन पॉलिसी ओपन है, डिक्लेयर्ड है, उसी तरह से डिप्लोमेसी भी ओपनली ही की जाती है। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से स्टेट्स इवॉल्व होती चली गई तो डिप्लोमेसी भी इवॉल्व होती चली गई। तो डिप्लोमेसी किस तरह से इवॉल्व हुई वो देखते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस की स्टडीज की बात हम लोग सिटी स्टेट्स से ही स्टार्ट करते हैं, तो डिप्लोमेसी की एवोल्यूशन की बात भी सिटी स्टेट्स से ही स्टार्ट करेंगे। जब 5th बिफोर क्राइस्ट एरा के अराउंड अर्ली सिटी स्टेट्स एग्जिस्ट करती थी तो उनमें डिप्लोमेसी एग्जिस्ट करती थी, लेकिन सिर्फ इस हद तक कि कोई डिप्लोमेट जो रूलिंग इलीट होते थे उनमें से ही कोई उनकी ही फैमिली का बंदा होता था, वो जाता था एज ए डिप्लोमेट, जाके अपनी बात वहां पहुंचाता था और इमीडिएटली वहां से वापस आ जाता था क्योंकि डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी वगैरह थी नहीं, तो फॉरेन से उसको वापस आना होता था और बस इस हद तक ही कि मैसेज कन्वे करना है और वापस आ जाना है। टाइम गुजरता गया और मिडिल एजेस में जो कि 6th से 18th सेंचुरी का एरा था उसमें देखा गया कि उसमें भी डिप्लोमेसी का स्कोप कोई ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ। जो रूलिंग क्लास होती थी उसी का कोई एजेंट जाता था और वो सिर्फ और सिर्फ बात पहुंचाने की हद तक जस्ट बात करता था, आर्काइव्स एस्टैब्लिश किए और वापस आ गया। उसके बाद देखा जाए लेट मिडिल एजेस में गिनेवा के अंदर
सबसे पहला ड्यूक ऑफ मिलन ने सबसे पहला फॉरेन मिशन इस्टेब्लिश किया था, लेकिन ये मिशन भी सिर्फ मैसेज पहुंचाने की हद तक काम करता था और वापस आ जाता था। कोई डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज नहीं थी, स्टेट्स के आपस में इस तरह से कोई कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं हुए होते थे कि हमारे डिप्लोमेट्स को आपने इम्यूनिटी देनी है। उसके बाद क्या हुआ, अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशन जब तक नहीं हुई थी तब तक डिप्लोमेसी इतनी ज्यादा इवॉल्व नहीं हुई थी, और जब अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गई तो उसके बाद डिप्लोमेसी ज्यादा डेमोक्रेटिक भी हो गई और लेस एरिस्टोक्रेटिक हो गई। मतलब अब प्रॉपर डिप्लोमेट्स को भेजा जाता था, जरूरी नहीं होता था कि वो उस खानदान का हिस्सा ही हो जो कि रूल कर रही है। और फाइनली 1815 में जब कांग्रेस ऑफ वियना हुई तो कांग्रेस ऑफ वियना में फिर डिप्लोमेट्स के बारे में रूल्स भी स्टैब्लिश हुए, उनको इम्यूनिटी कहाँ कहाँ मिलेगी, उनके राइट्स क्या होंगे, ये सारी की सारी बातें फिर कांग्रेस ऑफ वियना में डिस्कस की गई। डिप्लोमेट्स फंक्शन क्या क्या परफॉर्म करते हैं ये देख लेते हैं। किसी भी एक स्टेट के डिप्लोमेट्स जिस भी दूसरी स्टेट के लिए डेजिग्नेटेड होते हैं, उस स्टेट में वो अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, अपनी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और अपनी गवर्नमेंट के बिहाफ के ऊपर कुछ फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। सबसे पहला फंक्शन अगर हम लोग देखें तो सेरेमोनियल और सिंबॉलिक फंक्शंस में वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं अपनी स्टेट को, चाहे वो ऑफिशियल फंक्शंस हो, चाहे वो इनफॉर्मल या नॉन ऑफिशियल फंक्शंस हो, अपनी स्टेट अपनी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उसका सिंबल होते हैं। दूसरा फंक्शन अगर हम लोग देखें रिप्रेजेंटेशन का, तो ये फॉर्मल मीटिंग्स के अंदर अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, अपनी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ये एजेंट्स होते हैं अपने होम ऑफिस और जिस स्टेट में ये डेजिग्नेटेड होते हैं उन दोनों के दरमियान, और रिप्रेजेंट करने के साथ साथ ये कम्युनिकेशन के फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। अगर तीसरी चीज हम लोग देखें निगोसिएशंस, तो पामर और पर्किंस का ये कहना है कि डिप्लोमेट्स बाय डेफिनेशन ही निगोशिएटर्स होते हैं। ये निगोशिएशंस कर रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं और निगोशिएशंस के जरिए किसी एक कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो कि इनकी अपनी स्टेट और होस्ट स्टेट दोनों के ही बेनिफिट, दोनों के ही नेशनल इंटरेस्ट में हो। लेकिन निगोसिएशन करने के लिए ये बाउंड होते हैं, जो भी इनको अपनी गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शन मिली हुई होती है ये सिर्फ वही बात करते हैं। लेकिन ये बात भी बहुत मैटर करती है कि इनका मैनर ऑफ निगोसिएशन क्या है, और ये मैनर ऑफ निगोसिएशन भी इनके डिप्लोमेटिक प्रैक्टिसेस के एंड रिजल्ट्स के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट रखता है। नेक्स्ट फंक्शन की अगर हम लोग बात करें रिपोर्टिंग की, तो डिप्लोमेट्स इकोनॉमिक रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, पॉलिटिकल रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, मिलिट्री रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं और सोशल या कल्चरल रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं। इकोनॉमिक रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, ये अपनी होस्ट स्टेट की इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में, इकोनॉमिक वेलबींग के बारे में अपनी पेरेंट स्टेट को इन्फॉर्म कर रहे होते हैं। जहां तक मिलिट्री रिप्रेजेंटेशन की बात है तो मिलिट्री एक्टिविटीज क्या हो रही हैं इनकी होस्ट स्टेट में, ये उस पर नजर रखते हैं, ये इंटेलिजेंस के फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं और अपनी पेरेंट स्टेट को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। पॉलिटिकल रिपोर्टिंग की जहां तक बात है तो ये देख रहे होते हैं कि एक स्टेट की जो गवर्नमेंट है उसकी ओपोजिशन पार्टीज कौन कौन सी हैं, उनका कितना होल्ड है स्टेट के अंदर, उस हवाले से इंफॉर्मेशन गैदर करके ये पहुंचा रहे होते हैं। और सोशल और कल्चरल फ्रंट्स के ऊपर ये देख रहे होते हैं कि कल्चरल मेकअप क्या है एक स्टेट का, जिस स्टेट में ये अपॉइंटेड है, और उसके अकॉर्डिंग ये देख रहे होते हैं कि किस हद तक डाइवर्सिटी है, किस हद तक कोई एथनिसिटीज अगर इस एक स्टेट के अंदर प्रॉब्लम्स कॉज कर सकती हैं या फिर एक स्टेट के अंदर हार्मनी डेवलप कर रही हैं, तो अकॉर्डिंगली ये इन्फॉर्मेशन अपनी पेरेंट स्टेट को पहुंचा रहे होते हैं। जहां तक फाइनल फंक्शन अगर हम लोग देखें डिप्लोमेट्स का, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट, तो डिप्लोमेट्स इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, खास तौर पे जिस स्टेट के अंदर ये डेजिग्नेटेड होते हैं वो स्टेट के अंदर, वहां पे जो जितने भी इनके अपने स्टेट के नेशनल्स होते हैं उनके इंटरेस्ट को ये प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, और उनको प्रोटेक्ट करना इनके फंक्शंस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। अब हम देख लेते हैं कि डिप्लोमेसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। डिप्लोमेसी के दो तरह के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स। पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स में अगर हम लोग देखें तो डिप्लोमेसी क्या चाहती है, डिप्लोमेसी सबसे फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव जो डिप्लोमेसी का है वो है नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, वही सब कुछ करना जो कि फॉरेन पॉलिसी चाहती है, और फॉरेन पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव भी नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना होता है। तो डिप्लोमेसी का भी मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। इसके अलावा डिप्लोमेसी इन्फ्लुएंस कायम करने की कोशिश करती है। डिप्लोमेट्स जिस स्टेट से ताल्लुक रखते हैं उनकी कोशिश ये होती है कि अपनी स्टेट का दूसरी स्टेट के ऊपर इन्फ्लुएंस कायम कर सके। और तीसरा अगर हम लोग देखें तो डिप्लोमेट्स ये चाहते हैं कि हम लोग फ्रेंडशिप के जरिए दूसरी स्टेट के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स बिल्ड कर पाए, ताकि हमारे जितने भी पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम लोग अचीव कर पाए। अगर हम नॉन पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स की तरफ आए तो नॉन पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स में सबसे फोरमोस्ट ऑब्जेक्टिव जो होता है वो इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल लिंक्स स्टैब्लिश करने का होता है, ट्रेड डेवलप करने का होता है। डिप्लोमेसी बेसिकली ये चाह रही होती है कि ट्रेड डेवलप कर पाए हम लोग, ताकि हमारी मार्केट्स एस्टैब्लिश हो, मार्केट फ्लरिश करें, हम इकोनॉमिकली ग्रो करें। और इसके अलावा डिप्लोमेसी
कल्चरल लिंक्स इस्टेब्लिश करने की कोशिश करती है दो स्टेट्स के दरमियान में, क्योंकि जब कल्चरल लिंक्स इस्टेब्लिश होंगे तो दो स्टेट्स के दरमियान में हार्मनी मजीद इंक्रीज हो सकेगी और मजीद उनके आपस के रिलेशंस बेहतर हो सकेंगे। कॉमन इंटरेस्ट की बेस के ऊपर दोनों अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। अब हम देखते हैं डिप्लोमेसी किस किस तरीके से की जा सकती है। कुछ मेन डिवाइसेस जिनके जरिए डिप्लोमेसी की जाती है, उनमें सबसे पहला है परसुएशन का। परसुएड करते हैं डिप्लोमेट्स किसी अपने काउंटर पार्ट को लॉजिकल रीजनिंग के जरिए, अपनी बात में वजन पैदा करके लॉजिक्स के जरिए अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं, ताकि अगला बंदा परसुएड हो जाए और स्टेट का जो नेशनल इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग दूसरी स्टेट से बात मनवाई जा सके। रिवॉर्ड्स को अगर हम लोग देखें तो डिप्लोमेट्स डिप्लोमेसी के जरिए रिवॉर्ड्स अनाउंस कर सकते हैं दूसरी स्टेट के लिए, दूसरी स्टेट को रिवॉर्ड्स ऑफर किए जा सकते हैं और इसमें इकोनॉमिक एड हो सकती है या फिर स्टेट को किसी मैटर में हेल्प आउट करने के लिए ऑफर हो सकती है। इस तरह रिवॉर्ड्स ऑफर करके स्टेट्स को कंपेल किया जाता है कि वो रिवॉर्ड ऑफर करने वाली स्टेट का जो भी नेशनल इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग उसकी बात मान लें। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें प्रॉमिस ऑफ रिवॉर्ड इन कंसेशंस, ऐसा भी किया जा सकता है कि डायरेक्टली रिवॉर्ड ना दिए जाएं, फर्दर कोई बात मानने की कंडीशन रख ली जाए और उसके बाद प्रॉमिस कर दिया जाए कि आपको ये रिवॉर्ड्स और कंसेशंस दिए जाएंगे अगर आप इस तरह से करते हैं। तो ये डिवाइस यूज करके भी डिप्लोमेट्स डिप्लोमेसी कर सकते हैं, अपनी बात मनवा सकते हैं नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। आगे अगर हम लोग देखें तो थ्रेट ऑफ यूज ऑफ फोर्स, डिप्लोमेसी में ये भी किया जा सकता है कि एक स्टेट को थ्रेटन किया जाए कि उसके अगेंस्ट फोर्स यूज की जाएगी अगर उसने एक स्टेट के नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी उसके सामने कंडीशंस रखी हैं वो ना मानी, और ऐसा पावरफुल स्टेट्स ही कर सकती हैं वीकर स्टेट्स के अगेंस्ट। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो नॉन वायलेंट पनिशमेंट की जा सकती है किसी स्टेट के अगेंस्ट। वो कैसे की जा सकती है? स्टेट के साथ प्रॉमिस किया हुआ हो उसको कोई कंसेशन देने का, कोई रिवॉर्ड देने का, वो ना दिए जाए। इस तरह से स्टेट्स को नॉन वायलेंट पनिशमेंट दी जा सकती है। और लास्ट अगर हम लोग देखें तो यूज ऑफ प्रेशर, डिप्लोमेसी के जरिए स्टेट्स को प्रेशराइज किया जा सकता है। इसमें किसी दूसरे एक्टर को भी इन्वॉल्व किया जा सकता है और यूं स्टेट को प्रेशराइज किया जा सकता है कि वो डिप्लोमेसी करने वाली स्टेट के नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनकी जो भी कंडीशंस है उनको मान लें। अप्रोचेस टू पीस के पोर्शन में क्योंकि डिप्लोमेसी को इंक्लूड किया गया है तो हम देखते हैं कि डिप्लोमेसी किस तरह से एक अप्रोच टू पीस है। देखिए, डिप्लोमेसी वो एक टूल है ना जिसके जरिए स्टेट्स अपने फॉरेन रिलेशंस को कंडक्ट करती हैं। तो स्टेट्स फॉरेन रिलेशंस अपने एलाइज के साथ भी कंडक्ट कर रही होती हैं और एडवर्सरीज के साथ भी कंडक्ट कर रही होती हैं। अब एलाइज के साथ डिप्लोमेसी एक ऐसा टूल है जिसके जरिए स्टेट्स आपस में कोऑपरेट करती हैं और एडवर्सरीज के साथ स्टेट्स डिप्लोमेसी के जरिए अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करती हैं यूज ऑफ फोर्स के बगैर। डिप्लोमेसी यही है ना, थ्रेट ऑफ यूज ऑफ फोर्स तो किया जा सकता है लेकिन फिर भी यूज ऑफ फोर्स के बगैर एडवर्सरीज के साथ बात करके अपने कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जाता है। तो यूं डिप्लोमेसी के जरिए स्टेट्स अपने एलाइज के साथ भी और स्टेट्स अपने एडवर्सरीज के साथ भी कम्युनिकेट करती हैं, बार्गेन करती हैं। स्टेट्स एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती हैं और स्टेट्स आपस के डिफरेंसेस को एडजस्ट करती हैं। यूं स्टेट्स पीसफुल मीन्स के जरिए अपने कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की कोशिश करती हैं। अगर हम लोग देखें तो 1815 के बाद जब कांग्रेस ऑफ वियना हुई थी, जब डिप्लोमेसी के रूल्स एस्टैब्लिश हुए थे, डिप्लोमेट्स की राइट्स इम्यूनिटीज डेवलप हो गई थी, तो उसके बाद से वर्ल्ड के अंदर जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं उनमें से सिर्फ 10% ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स वो हैं जो कि वॉर के जरिए रिजॉल्व हुए हैं। बाकी सब के सब कॉन्फ्लिक्ट्स पीसफुली डिप्लोमेसी के जरिए रिजॉल्व हुए हैं। इसीलिए लिबरल्स डिप्लोमेसी को फेवर करते हैं क्योंकि ये पीसफुल सेटलमेंट्स ऑफ डिस्प्यूट की बात करती है। और डिप्लोमेसी में भी अगर हम लोग प्रीएम्प्टिव डिप्लोमेसी की बात करें, प्रीएम्प्टिव डिप्लोमेसी मतलब अभी एक कॉन्फ्लिक्ट अराइज नहीं हुआ, वो वॉर की तरफ नहीं जाने लगा, पहले ही किसी दो स्टेट्स के दरमियान में अगर एक तीसरी स्टेट इंटरवीन कर ले या कोई नॉन स्टेट एक्टर कोई ऑर्गेनाइजेशन इंटरवीन कर ले और डिप्लोमेसी के जरिए उन दोनों स्टेट्स के आपस के डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करवाने की कोशिश करे, तो प्रीएम्प्टिव डिप्लोमेसी इज अ बेटर अप्रोच टुवर्ड्स पीस। ये ज्यादा इफेक्टिव होती है कि एक स्टेट अभी वॉर की तरफ गई ही नहीं है, वो एक दूसरे को थ्रेटन कर रही हैं, लेकिन उनमें वायलेंस मजीद इंक्रीज होने से पहले ही कोई और इंटरवीन करके, कोई थर्ड पार्टी इंटरवीन करके उनमें डिप्लोमेटिकली अगर इशू को रिजॉल्व करवा दे तो ये एक ज्यादा बेहतर अप्रोच टुवर्ड्स पीस होती है। तो डिप्लोमेसी के बारे में इतना ही था। आई होप आपको समझ आ गई होगी। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।